प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है दो बैलों की कथा। कल इसके व्याख्यान पर चर्चा हुई थी, आज प्रश्नोत्तर पर चर्चा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जो आज़ादी के पूर्व, देखा जाए तो आज़ादी को संदर्भित करते ही इसको रखा गया है, क्योंकि हमारा देश ऐसे आज़ाद नहीं होगा। कहीं न कहीं एकता की आवश्यकता है और बिना एकजुट हुए कार्य बन नहीं सकता। तो इसमें दो पात्र रखे गए हैं। कल हमने बताया था हीरा और मोती दोनों एकजुट थे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए, बहुत अच्छा कार्य किए, यहाँ तक कि मुख्य पात्र माने गए। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 1। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर है, कांजी हाउस में हाजिरी लेने का जो सिलसिला था वह इसलिए था कि कहीं पशु जो है वह भाग न जाए, कम न हो जाए, छूट न जाए। तो पर डे जो है हाजिरी लेना, जिससे जो है उनको यथास्थान सही संख्या देना अनिवार्य होता है। इस जानकारी के लिए हाजिरी की व्यवस्था की जाती थी। सेकंड क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों की प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति पे प्रेम क्यों उमड़ा? उत्तर में आप देखेंगे, छोटी बच्ची का दोनों बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि वह दोनों बच्चों को भली प्रकार देख रही थी, समझ रही थी। जैसे मैं एक प्रकार से अनाथ हूँ, हमारी माँ नहीं है तो सौतेली है, जो उसका उचित व्यवहार सही नहीं है, वैसे बैलों से तो काम लिया जा रहा है, लेकिन बैलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान देना वह महत्वपूर्ण बात है जिससे हम सभी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्य प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन शायद ध्यान न रहते हुए सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। तो बालिका जो है वो समझ गई थी, इसलिए जो है बैलों पर ध्यान देती थी। थर्ड क्वेश्चन, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं? बैलों के माध्यम से नीति विषयक अर्थात बैल के कार्य कितने सराहनीय थे, जो नीति विषयक हैं, अर्थात वो माने जाने चाहिए। तो कहीं न कहीं बैल सबसे पहले एकजुट होना, सही व्यवहार करना, सही क्रियाकलाप करना, स्त्री के प्रति हाथ न उठाना, अनायास ही जो है किसी से ना भिड़ना तथा मेहनत परिश्रम से अपने मालिक को संतुष्ट रखना, ये सभी नीति विषयक मूल्य हैं। कहीं न कहीं इसमें वही टॉपिक रखे जाएंगे जो प्रशंसनीय है, जो अनुकरणीय है, जो मानव जाति को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे के प्रति रूढ़ अर्थ जो मूर्ख है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात कहीं न कहीं गधा जो है वह बहुत सीधा जानवर है। गधा इतना सीधा जानवर होता है कि वह गर्मी के समय बैसाख जेठ में कहीं एक आध बार कुलेल भरता है, बस, नहीं तो वो भरता नहीं है। जो भी पाता है रूखा सूखा वो खाता है और अपने मालिक का कार्य करता है, संतुष्ट रखता है। उसका कार्य ही होता है धोबी के यहाँ जो है कपड़ों को पीठ पर लाद करके घाट पहुंचा देना, और फिर घाट पर जो कपड़ा साफ हो जाए तो उसको जो है फिर पीठ पर लादा गया और उसको कहाँ पहुंचाया गया? धोबी के यहाँ पहुंचा दिया गया। तो एक देसी कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो वह धोबी का गधा केवल कपड़ों को यहाँ रखना और यहाँ से वहां रखना, ढोना, यही उसका कार्य होता है। तो वो कभी भी जो है इसका विरोध नहीं करता है, जो भी पाता है वह खा लेता है। और भी एक चीज जान लीजिए आप सभी, यदि उसको रस्सी से बांधा ना जाए, केवल पैर पर के पास हाथ ले जाकर के ऐसे घुमा दिया जाए तो समझ जाता है कि मुझको बांध दिया गया। इसके बावजूद भी वो गधा हिलेगा नहीं, भूखा रह जाएगा लेकिन दर पर खड़ा रहेगा। उसको आभास हो गया कि मुझको बांध दिया गया है। ऐसा सीधा जानवर होता है गधा। तो ये केवल उसको उसकी सीधाई मानना चाहिए, मूर्खता नहीं मानना चाहिए। इस प्रश्न का आशय ये है। क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी? किन घटनाओं से? घटनाओं शब्द बहुवचनवाची है, यहाँ घटना नहीं कहा गया है। किन घटनाओं अर्थात दो तीन आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले एक घटना घटित हुई जब
सबसे पहले सांड आया था, तो दोनों एकजुटता दिखाए, एक आगे से रगेड़े, एक पीछे से धक्का दे, एक आगे से सींग दिखाए, एक पीछे से नोक चुभाए आदि। तो कहीं न कहीं दोनों जो है एक साथ मिल करके सांड जैसे बड़े भारी भरकम जानवर को परास्त कर दिया। दूसरा, जिस समय सींचे वाले मटर के खेत में दोनों चल रहे थे, उस समय मोती जो है वह फंस गया था, हीरा आजाद हो गया था, अर्थात बाहर निकल आया था। अब मालिक ने दौड़ करके लाठी लेकर के मोती को पकड़ लिया। हीरा चाहता तो भाग जाता, लेकिन हीरा भागा नहीं है, मोती को पकड़ा गया, हीरा भी पीछे पीछे गया और दोनों को काली हाउस में बंद कर दिया गया। ये थी दूसरी घटना। तीसरी घटना वो थी जब सारे जानवर को आजाद कराने के लिए, यहाँ एक संदेश भी मिलता है, कहीं न कहीं भारतीयों को आजाद कराने के लिए ही मुंशी प्रेमचंद ने हीरा और मोती नामक पात्र को रखा, जो बैल थे। देश को आजाद कराने के लिए इन दोनों की एकजुटता दिखाई और कहीं भी किसी भी कीमत पर कोर कसर नहीं छोड़े कि कम से कम हमारे देश के भारतीय जवान इससे नसीहत लें, और नसीहत लेने के बावजूद एकजुट होकर के अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित करें या परतंत्रता से स्वतंत्र हो जाएं। तो दोनों बैल प्रयास किए और प्रयास करने के बाद दीवार का थोड़ा सा भाग तोड़े, निकाले और सभी जानवरों को धक्का दे करके उससे बाहर निकाल दिए। मोती भी वहां आजाद हो गया था, लेकिन हीरा आजाद नहीं हुआ था। तो हीरा कह रहा है मोती तुम भाग जाओ, तो आज मोती कह रहा है मैं कब भागने वाला हूं, बिना आपके मैं जाऊंगा नहीं। तो वह भी खड़ा रहा, रुका रहा। ये है सहायता, पक्की सहायता। तो हीरा और मोती वो घनिष्ठ मित्र थे, दोनों एकजुटता दिखाए, साथ खाना पीना, साथ उठना बैठना, साथ नान में मुंह डालना, और ये तीन घटना के माध्यम से पता चलता है कि दोनों में एक बहुत बड़ी गहरी मित्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह मूल भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा यह उपदेश दे रहा है किसको? मोती को। हीरा और मोती दो बैल हैं, हीरा बड़ा है, मोती छोटा है। हीरा कहीं ना कहीं वह शांत प्रिय है और मोती जो है थोड़ा सा थुलथुल है या उग्र स्वभाव का है। वह कहीं न कहीं तत्काल निर्णय लेता है, लेकिन हीरा मना कर देता है। एक बार की बात है, जब ये गया के यहाँ काम कर रहे थे, तब विरोध करने पर हीरा मोती को लगा कि हम औरत जात को, अर्थात इस औरत को उठाकर फेंक दें। तब हीरा मना कर देता है, नहीं, औरत जात पर सींग नहीं चलाना है। ये थी घटना। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का स्पष्ट कीजिए। मुंशी प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं, एक तो महिला पहले से ही परतंत्र होती हैं, उनकी सीमा चार दीवारी के अंदर होती है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ है था, तब की यह रचना है। रचना के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पहले बालिकाओं को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। बीच बीच में बहुत सारी सत्ता परिवर्तन भी हुई है, जैसे मुस्लिम कालीन शासन व्यवस्था थी, स्त्रियों पर विशेष पाबंदी थी। हमारे भारतीय जो है वो कहीं न कहीं छोटी उम्र में ही लड़कियों का विवाह करना, ये सब भी शुरू किए थे। आज तो बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है, आज सभी पढ़ने भेजते हैं, अपनी बालिकाओं को दूर दूर तक भेजते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बीच में किसी न किसी कारणवश वह सब रोक दिया गया था। सुरक्षा पाने की दृष्टि से ही इसमें परिवर्तन किए गए थे। तो मुंशी प्रेमचंद क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह असुरक्षित होती हैं या हमेशा चार दीवारी में बंद होती हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, उन्हें हमेशा सुरक्षा देनी चाहिए। उन्हें हो सके तो बहुत सन्निकटता या कहीं न कहीं विशेष लाभ देना चाहिए, तनिक भी नुकसान उनका न हो, कष्ट न हो। ये उनका दृष्टिकोण है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी का मानना है। क्वेश्चन नंबर 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो किसान जीवन वाले पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को, यहाँ दो पात्र सामने आए हैं, एक था झूरी, दूसरा है गया। एक जो है साला और दूसरा उसका बहनोई। तो बहनोई के यहाँ अर्थात झूरी के यहाँ बैल थे, तो बैल काम करते थे, बैल से काम लेते थे, लेकिन बैलों को खूब खिलाते पिलाते थे।
खिलाने पिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। ये किसका व्यवहार था? झूरी का, जो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, ऐसे होना चाहिए। जबकि गया क्या करता था? काम पे लेना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं जो है कोई न कोई कमी छूट जाती थी, या लापरवाही करता था, या ध्यान नहीं देता था। तो हमें यदि अपने जानवरों पर ध्यान न देना हो तो उनको न पालें हम, उनको न रखें हम। और यदि हम पाले हुए हैं, वो हमारे भरोसे हैं, तो उनको कहीं न कहीं विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे सहारे ही बंधे हुए हैं, पड़े हुए हैं। वो अपने से कुछ कर नहीं सकते। तो आपसी खूब सामंजस्य होना चाहिए। आज तो बहुत कम दिखता है, आज जानवर बहुत कम दिखते हैं। आज के लगभग 30-40 साल पहले, जब ट्रैक्टर आदि ऐसे व्यवस्था नहीं थी, तब बैलों के माध्यम से ही खेती होती थी, और सारे किसान बैलों की पूरी व्यवस्था रखते थे, उनसे काम लेते थे, और संतुष्ट भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि गया इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अर्थात मोती कैसा था? मोती का कार्य कांजी हाउस में जो था, वो कहीं न कहीं इस प्रकार से था कि अब जान बच गई है। अब कम से कम जिनकी जान बची है, वो हो कहीं न कहीं हमें भलमानुष रूप में जानेंगे, कहेंगे। आशीर्वाद देने का मतलब क्या है? आशीर्वाद कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। प्यारे बच्चों, आप कभी भी आशीर्वाद मत मांगिए किसी से। आशीर्वाद अपने आप मिलता है। कर्म हमारे जब बदल जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अच्छा फल मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम आप जिस भी कर्म को जिस प्रकार से करते हैं, अच्छा या बुरा, उसको हमको अच्छा बुरा परिणाम अपने आप मिल जाता है। इसलिए अच्छा कार्य करके बगल हो जाओ, आपको अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा। आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही रूप है। आनंद परमानंद, आनंद हम स्वयं है, परमानंद वो है। सागर और जल एक बूंद, कहीं न कहीं जो है वह छोटा रूप और विशाल रूप यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कबीरदास का मत इसमें बहुत बढ़िया है कि परमात्मा को आप मंदिर मस्जिद मत खोलिए, खोजिए, वो आपके अंदर ही कहीं न कहीं बैठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, वह परमात्मा जो है सबके सन्निकट है, सबके अंतरात्मा में बसा हुआ है। तो आशीर्वाद मांगने की व्यवस्था नहीं है। अच्छे कर्म करोगे, आप स्वयं आशीर्वचनों से पोषित होंगे अपने आप। तो प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं मोती जो है वह बहुत अच्छा कार्य किया, पशुओं की जान बचाया। तो स्वयं बाद में परिणाम क्या निकला? उन दोनों की भी जान बच गई, और वो दोनों फिर जो है दड़ियल के माध्यम से, अपने रास्ते के माध्यम से फिर वही झूरी के यहाँ पहुंच गए। ये आपको लास्ट में मिला। क्वेश्चन नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, उनमें माने हीरा मोती में, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दो बैलों का नाम लिया गया, हीरा और मोती। ऐसे सराहनीय कार्य किए, निश्चित रूप से मनुष्य वंचित है। आज एक बीता जमीन के लिए कहीं न कहीं जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में मर मिटते हैं। या कहीं न कहीं संकोच भावना नहीं है, लाज लिहाज शर्म जो है सब समाप्त होती जा रही है। वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन शिक्षा पर ध्यान देते हुए अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। 3 को कभी नहीं भूलना चाहिए, मातृभूमि, माता पिता और अपनी मातृभाषा। इन 3 को जो भुला देता है, निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे सीढ़ी, एक एक सीढ़ी पर चढ़ करके आप जो है ऊंचाई को प्राप्त हो सकते हो, मंजिल को पा सकते हो, चढ़ सकते हो छत पर। और यदि बीच बीच में सीढ़ी टूटी हुई है, 2-3 आपको एक साथ चढ़ना होगा, तो आप उछल कूद करके चढ़ नहीं पाओगे। अगर चढ़ लोगे आप तो उतर नहीं पाओगे। इसलिए 3 को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि और अपने माता पिता। ये जो है हमेशा वंदनीय है, अनुकरणीय है। इनसे कहीं न कहीं हमेशा नसीहत मिलती रहती है। तो मनुष्य जो है कहीं न कहीं वंचित है, इन सब को जो है वह नहीं कर पाता है, या बैल जैसा आचरण क्रियाकलाप व्यवहार नहीं कर पाता है। तो हीरा और मोती क्योंकि बहुत अच्छे थे यहाँ इस टॉपिक में, इसलिए उनसे जो है नसीहत लेना चाहिए। हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था, एकजुट होकर के आज़ादी के लिए तत्पर हों,
देश को पहले आजाद कराएं, इस पर बल दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? आगे खा नंबर 9 का खा। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। छोटी सी बालिका जो थी वो कहीं न कहीं जो है सब क्रियाकलाप को देख रही थी, या बैलों के की व्यवस्था देख रही थी कि काम तो लिया गया लेकिन उनको वैसे बांध दिया गया, सूखा भूसा दे दिया गया, या आगे जो है कल और परेशानी इनको मिलेगी। तो कहीं न कहीं वो किसी समय पहुंचती एक रोटी का टुकड़ा लेकर के और बैलों को खिलाती। बैल समझ गए थे कि छोटी बच्ची के हाथ में क्या है, भला हमारे पास आ गई, छोटा सा टुकड़ा लेकर के ही ये बहुत बड़ी बात है। बैल के खोले जाने पर भी वह बैल भागे नहीं कि कहीं बालिका को मार न पड़े, लेकिन बालिका जो है वो भी बहुत बुद्धिजीवी जो है, वो चिल्लाती है भागने के लिए। देखिए फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब बैल को लगा अब बालिका मार नहीं खाएगी, तब भागी है। तो कहीं न कहीं प्यारे बच्चों, वह बैल जो है छोटी बच्ची की आत्मीयता को समझ पाए थे, इसलिए जो है बहुत ही स्नेह की दृष्टि से देखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसमें जो है 4 उत्तर दिया गया है। इसमें का उत्तर सही है आपका। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। मंगनी का मांग पाए हुए हैं, कल इनको वापस कर देंगे, क्यों बहुत खली की व्यवस्था किया जाए। तो ऑप्शन आपका का, खा, गा और घा लिखा हुआ, इसमें से आपका का सही है। रचना और अभिव्यक्ति। ये रचना अभिव्यक्ति होता क्या है? अभिव्यक्ति अर्थात माध्यम या हमारी विचारधारा, और रचना अर्थात लेखन। तो हमारे मन में जो भी विचारधारा आए उसको हम लेखन के माध्यम से प्रकटीकरण करें, यही कहलाता है रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो हीरा और मोती जो भी प्रक्रिया किए थे उस पर कहीं न कहीं प्रताड़ना मिली। एक बार जो है काजी हाउस में पकड़ा गया, दोनों को मारा गया, फिर से जो है बहुत तरह तरह की कठिनाई दिया गया, खाने कुछ नहीं दिया गया, हड्डी हड्डी हो गई थी, फिर बाद में दोबारा फिर नीलाम किया गया। तो कहीं न कहीं कोई जो आवाज उठाता है तो परेशान होता ही है। संसार में जो भी सबसे पहले आगे जाता है वह कहीं न कहीं बहुत बुद्धिजीवी होता है। भले वो प्रताड़ना को सहता है, कठिनाई को सहता है, लेकिन वह हमारा होता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक वही होता है जो नया रास्ता बनाता है, जो सबसे आगे पहले चलता है। पथ प्रदर्शक भी आप कह सकते हो। तो दोनों जो है वह आवाज उठाए थे, कार्य किए थे, मारने पीटने की कोई परवाह नहीं किए, ऐसे थे हीरा और मोती। क्वेश्चन नंबर 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? अब इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। हाँ और ना में कमेंट आप करिएगा और बताइएगा क्या ये कहानी हीरा और मोती का जो चर्चा किया गया ये है हमारे आज़ादी की ओर संकेत कर रही है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हाँ और ना में इसका कमेंट करिएगा, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हम रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आपका दो बैलों कथा प्रश्नोत्तर, जो एनसीईआरटी बुक में था वो आपके बीच हल कराया गया। तो आपके उत्तर की प्रतीक्षा में रहेंगे। तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे दूसरे टॉपिक पर आपके बीच मिलेंगे।